नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भोली बिसरी कहानी में आज सुनिए विपदा का संहार कहानी का द्वितीय और अंतिम अध्याय। लेखक शरदेंदु बंदोपाध्याय। ब्योमकेश सीरीज की यह तीसरी कहानी है। बाकी दो कहानियों का लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं और अपनी मनपसंद कहानी सुन सकते हैं। इसी तरह की कहानियाँ और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। मनमत ने अपनी उत्सुक आंखों से ब्योमकेश को देखा। क्या आपको शक है कि उसने आत्महत्या की है? नहीं, ऐसी तो कोई संभावना नहीं। तो क्या कोई और? मैं अभी तक इस बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मनमत हाथों में मुंह छिपाए बैठा रहा, फिर सिर उठाकर कुछ हिचकिचाते हुए बोला, शायद आपने सुना हो रेखा और मेरा। हाँ, मुझे मालूम है। अब तक मनमत अपने आप को नियंत्रित किए हुए था, लेकिन अब एकाएक वह फूट पड़ा और रूंधे गले से कहने लगा, मैंने हमेशा से ही रेखा को प्यार किया है। तब से जब वह 6 साल की होगी, मैं उसके यहाँ खेलने जाया करता था। बाद में चलकर जब विवाह का प्रस्ताव आया तो मेरे पिता ने सब कुछ इतना मुश्किल कर दिया कि बातचीत ही टूट गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध भी शादी करूंगा। इस बात पर मेरा पिताजी से झगड़ा फसाद भी हुआ। उन्होंने कह दिया कि वे मुझे घर से निकाल देंगे। फिर भी, और यह झगड़ा कब हुआ था? कल दोपहर में मैंने कह दिया कि मैं रेखा को छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूंगा। पर किसे मालूम था, लेकिन यह हुआ कैसे ब्योमकेश बाबू? उसके जीवन को लेकर किसी को क्या मिलता? ब्योमकेश मेज पर रखी पेंसिल से खेल रहा था। उसने सिर उठाए बिना कहा, तुम्हारे पिता को तो लाभ मिलता। मेरे पिता? चौंक कर मनमत खड़ा हो गया। नहीं नहीं, अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? उसकी आंखों में दहशत तैर आई। उसने चारों ओर रिक्त नजरों से ताका और धीरे धीरे कमरे से चुपचाप बाहर निकल गया। मैंने ब्योमकेश की ओर देखा। वह अब भी पेंसिल से मेज पर खटपट करने में मशगूल था। दूसरे दिन सुबह हम डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार करते रहे। जब कोई खबर नहीं तो ब्योमकेश ने पुलिस थाने में फ़ोन किया तो पता लगा कि उनके पास भी अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। शाम को लगभग 4:30 बजे देव कुमार बाबू दिल्ली से पहुंचे। वे हाबुल का तार पाते ही चल दिए थे। दोपहर में कलकत्ता पहुंचे। उनकी आयु कोई 40 के करीब थी, लेकिन आपदा ने उम्र को बढ़ा दिया था। दोहराते शरीर पर उड़े बालों से चांद झलकती थी। आंखों पर भारी चश्मा। बात बात में भूल जाने की आदत से लगता था कि वे भौतिक जगत से ज्यादा ख्याली दुनिया में खोए रहते थे। उनका बंद गले का कोट, गोल मुंह पर गोल गोल चश्मा कलकत्ता के छात्र वर्ग में खूब प्रचलित था। पड़ोसी के नाते मैंने भी उन्हें देखा था, लेकिन इस विभत्स घटना ने उनके चेहरे का रंग उड़ा दिया था। आंखों के नीचे काले स्या गड्ढे उनके झूले गालों से मिलकर उनकी आकृति को और भी बोझिल बना रहे थे। आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, आप ब्योमकेश हैं? उत्तर में मैंने ब्योमकेश की ओर संकेत कर दिया। ओह, कहते हुए उन्होंने ब्योमकेश की ओर देखा और मेज के सहारे अपनी बेंत रख दी। ब्योमकेश ने सांत्वना के कुछ शब्द कहे, जिन्हें शायद उन्होंने सुना ही नहीं। बोलने से पहले उन्होंने एक नज़र कमरे के चारों ओर दौड़ाई और फिर थकी आवाज में बोले, मैं दिल्ली से कल सुबह 10 बजे चला था और दोपहर 2:30 बजे कलकत्ता पहुंचा हूं। करीब 30 घंटे से ट्रेन में हम शांत बने बैठे रहे। शारीरिक थकान उनके सभी अंगों में दिख रही थी। उन्होंने ब्योमकेश की ओर घूमकर कहा, आपने जो इस विपदा में मेरी अनुपस्थिति में परिवार की सहायता की है, उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा। ब्योमकेश बोला, कृपया वह सब छोड़िए। अगर मैंने सहायता की है तो एक पड़ोसी के नाते एक फर्ज के रूप में की है। यह तो आपका विनय है, क्योंकि आप स्वयं ही तो एक व्यस्त व्यक्ति हैं। फिर एकाएक पूछा, उसे क्या हुआ था? कुछ बता पाएंगे? घर में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। ब्योमकेश ने शुरू से अंत तक जो देखा था उसका विवरण दे दिया। सुनते हुए देव कुमार बाबू ने अपनी जेब से सिगार निकाला, उसे होठों पर लगाया, फिर बिना सुलगाए ही मेज पर रख दिया। मेरी नज़र बराबर उन्हीं पर जमी हुई थी। वे ब्योमकेश के विवरण सुनने में इतने ताल्लीन हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके हाथ क्या कर रहे हैं। एक बार उन्होंने चश्मा उतारा, कुछ देर तक बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखते रहे, फिर चश्मा लगाकर आंखें बंद कर ली। ब्योमकेश के विवरण समाप्त करने के बाद देव कुमार बाबू कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर एकाएक बोले, ओह, वह डॉक्टर रुद्रा मेरे घर में? क्या वह मेरे घर में घुसा था? नीच, कमीना, जंगली राक्षस, पैसे का भूखा।
क्या नहीं कर सकता वह पैसे के लिए? वह पिशाच है, पिशाच। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी बेद को कसकर पकड़ लिया। उनके चेहरे का रंग क्रोध से लाल हो गया, लेकिन कुछ देर में उन्होंने अपने को नियंत्रित कर लिया और हमें अकचक देखते हुए चीप गए। अपने गले को साफ करके उन्होंने कहा, मैं अब चलूंगा ब्योमकेश बाबू, मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और उठकर दरवाजे की ओर चल दिए। दरवाजे पर पहुंचकर वे रुक गए, जैसे एकाएक उन्हें कुछ सूझा हो। वे मुड़कर बोले, मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको इस केस की जांच पड़ताल के लिए जिम्मा देता, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं उतना खर्च नहीं कर पाऊंगा। ब्योमकेश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वे बेद के इशारे से उसे चुप करते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं किसी की सेवा मुफ्त में ले पाऊंगा। पुलिस अपना काम कर रही है, उसे करने दीजिए। और फिर जांच के लिए शेष रहा भी क्या है? कितनी भी जांच हो जाए, मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती। और बिना किसी अभिवादन के वे सीढ़ियां उतर गए। उनके यादगार आगमन के बाद हम लोग चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद ब्योमकेश ने गहरी सांस ली और बोला, चलो एक संदेह तो दूर हो गया। मैं सोचने लगा था कि देव कुमार बाबू अपनी पहले की संतान से प्यार नहीं करते। यह तो साबित हो गया कि जहाँ तक रेखा का प्रश्न है, वे उससे बहुत प्यार करते थे। देव कुमार बाबू अपना सिगार मेज पर ही भूल गए। ब्योमकेश उसे देखकर बोला, आश्चर्य, कैसे भुलक्कड़ जीव हैं। मैंने कहा, देखा डॉक्टर रुद्रा के प्रति उनका क्रोध। ब्योमकेश ने सुना पर बोला कुछ नहीं। शाम को बीरेन बाबू डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आए। वे बोले, रिपोर्ट में कुछ नहीं है, बार बार टेस्ट करने के बाद भी मृत्यु का कारण नहीं पता लगा। मैंने रिपोर्ट पढ़ी, डॉक्टर ने लिखा है कि शरीर पर कोई जख्म या और कोई चिन्ह नहीं पाया गया, रक्त में जहर का कोई अंश नहीं है, हृदय मजबूत और साधारण था, अतः एकाएक आघात मृत्यु का कारण तो नहीं है। ऐसा लगता है कि स्नायु मंडल में अचानक पक्षाघात से मृत्यु हुई है, लेकिन डॉक्टर यह कहने में असमर्थ है कि स्नायु मंडल में अचानक पक्षाघात कैसे हुआ। उसने ऐसा विचित्र केस पहले कभी नहीं देखा जिसमें मृत्यु बिना किसी पूर्व चिन्ह के हुई हो। ब्योमकेश उस रिपोर्ट को लेकर सोचता रहा। उसके माथे पर शिकन बढ़ती गई। बीरेन बाबू ने कहा, यह केस अब निश्चित रूप से कॉरोनर्स कोर्ट में जाएगा, जहां फैसला होगा अज्ञात कारण से मृत्यु। उसके बाद हम यानी पुलिस स्वतंत्र हो जाते हैं, चाहे तो जांच जारी रखे और ना चाहे तो समाप्त कर दे। ब्योमकेश बाबू, आप क्या सोचते हैं, ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच से कुछ निकलेगा? ब्योमकेश ने कहा, मैं नहीं जानता कि जांच में कुछ निकलेगा या नहीं, लेकिन जांच जारी रहनी चाहिए। बीरेन बाबू ने उत्साह से पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आपको किसी पर शक है? किसी पर शक नहीं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें कुछ गलत तो हुआ है। बीरेन बाबू ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी लगता तो है। आप देव कुमार बाबू की पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं? ब्योमकेश कुछ देर शांत रहा, फिर धीरे से बोला, देखिए, इधर उधर शक फेंकने से तो कोई लाभ नहीं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले मृत्यु का कारण ढूंढना होगा। जब तक हमें यह नहीं पता लगता, तब तक किसी पर शक करने से कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर याद रखने की बात है, जिस समय रेखा की मौत हुई उस समय वहाँ उसकी माँ और भाई ये दो ही घर में मौजूद थे, लेकिन इस कारणवश मुख्य समस्या की को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर ही उसे नहीं बता पाया तो? डॉक्टर ने तो केवल लाश ही देखी है, हमने तो बहुत कुछ देखा है, इसलिए यह कोई असंभव नहीं कि हम वह ढूंढ लें जो डॉक्टर नहीं ढूंढ पाया है। कुछ संदेह से बीरेन बाबू बोले, यह तो ठीक है, पर चलिए, आप जो कहते हैं वही सही। आप तो देव कुमार बाबू की तरफ से शुरू से ही हैं और अंत तक रहेंगे भी, लेकिन चलिए हम लोग मिलकर काम करते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो आपस में सलाह मशवरा कर लेंगे। क्षणिक मुस्कान के साथ ब्योमकेश बोला, अरे नहीं भाई, अभी थोड़ी देर पहले देव कुमार बाबू यहाँ थे, उन्होंने मुझे ड्यूटी करने से स्वतंत्र कर दिया है। आश्चर्य से बीरेन बाबू ने कहा, अच्छा? हाँ, वे फीस दिए बगैर मेरा काम नहीं चाहते, और फीस के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं है। वाह, क्या कहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है? उनकी अच्छी नौकरी, और सुना है काफ़ी मोटी तनख्वाह भी लेते हैं। हो सकता है यह सही भी हो। यह सुनकर बीरेन बाबू की त्योरियां चढ़ गई। वे बोले, अच्छा तो यह बात है, लगता है मुझे देव कुमार के आर्थिक स्थिति का चिट्ठा खुलना होगा, पर उसका और आपको काम पर ना लगाने का रिश्ता क्या हो सकता है? या वह किसी को बचाना चाहते हैं? यह सुनकर मेरी हंसी फूट पड़ी। देव कुमार बाबू किसी को बचाने के लिए ब्योमकेश की सेवाओं से इनकार कर देंगे? यह विचार मात्र ही हास्यास्पद है। वीरेन बाबू को मेरा हंसना अखर गया। उन्होंने कुछ उखड़ेपन से पूछा, इसमें हंसी की क्या बात है? क्या आपने देव कुमार बाबू को देखा है? मैंने कुछ संजीदगी से उत्तर दिया, नहीं। यदि देखा होता तो समझ जाते मैं क्यों हंसा था।
बीरेन बाबू जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ब्योमकेश से कहा, मैं इस केस की छानबीन तब तक करता रहूंगा जब तक मैं इसके तल में नहीं पहुंच जाता। मैं भी देखता हूँ कि यह कितना गहरा है, लेकिन आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। देव कुमार बाबू ने भले ही छोड़ दिया हो, पर मैं जब तक जरूरत होगी सहायता के लिए आपके पास आता रहूंगा। ठीक है, यह तो अच्छा प्रस्ताव है, ब्योमकेश बोला। मैं अपनी ओर से भरसक सहायता करूंगा। मेरा भी इस केस में निजी स्वार्थ हो गया है, हाबुल के कारण। चलिए ठीक है, पर ब्योमकेश बाबू, क्या आप जांच के ये दो एक संकेत सुझा सकते हैं? किस दिशा में शुरुआत की जाए? आपकी नज़र में कोई संकेत उभरे तो होंगे ही। ब्योमकेश ने कुछ देर सोचकर कहा, क्यों ना शुरुआत डॉक्टर रुद्रा से ही की जाए। संभवतः रहस्य की कुंजी उन्हीं के पास मिल सकती हो। ब्रेन बाबू जरा चौंक कर बोले, ओह तो ठीक है, आप कहते हैं तो। उनका सिर कुछ सोचने में झुक गया। वैसे ही वे चले गए। 5-6 दिन ऐसे ही बीत गए। ब्योमकेश पहले जैसी मुद्रा में लौट गया था। सुबह अखबार पढ़ता, खिड़की से खाली आंखों से देखा करता, शाम को भी मेज पर पैर टिकाकर खिड़की से बाहर का नजारा देखता। बीरेन बाबू का भी आना नहीं हुआ, इसलिए हमें पता भी नहीं कि केस में कितनी प्रगति हुई। बस एक ही आगंतुक था, हाबुल। 2-3 रोज में वह आकर बैठ जाता और सूनी सूनी उदास आंखों से सबको देखता रहता। ब्योमकेश ने उसके हौसला बढ़ाने के लिए क्या क्या ना कहा, पर उसकी सूनी आंखों में अंतर नहीं आया। हम पूछते भी कि घर में क्या हो रहा है, उसका भी उत्तर हाबुल केवल देखते रहने में ही दे जाता। शायद गम के सैलाब में उसके मस्तिष्क को जड़ बना दिया था। वह हमें एक एक करके देखता और चुपचाप दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ उतर जाता। वह अपने घर के बारे में जो कुछ इशारों में बता पाया, उससे लगा कि उसकी सौतेली माँ का व्यवहार और भी कर्कश हो गया है। अंततः एक दिन वह आया और गहरी सांस लेकर बोला, पिताजी आज रात पटना जा रहे हैं, शायद उनका लेक्चर है। मैंने अनुमान लगाया कि देव कुमार बाबू शोकाकुल वातावरण में से त्रस्त होकर पटना भाग रहे हैं। उन जैसे भुलक्कड़ वैज्ञानिक का जीवन वास्तव में दयनीय हो गया था। उस दिन बाबू का आगमन हुआ। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि केस में वे अधिक बढ़ नहीं पाए हैं। ब्योमकेश ने उनका भरपूर स्वागत किया। चाय का समय था और चाय भी आ गई। ब्योमकेश ने बीरेन बाबू की ओर देखकर पूछा, तो कैसा चल रहा है? चाय की चुस्की लेकर बीरेन बाबू ने गंभीर मुद्रा में कहा, कोई भी प्रगति नहीं, किसी भी ओर कुछ नहीं मिल पाया था अभी तक। सबूत तो छोड़िए, शक की गुंजाइश भी नहीं बन पा रही। अलबत्ता अब मुझे यह विश्वास जरूर हो गया कि यह रहस्य बहुत ही कहीं गहराई में छुपा है। कदम कदम पर जितना मैं फेल हो रहा हूँ, उतना ही विश्वास गहराता जा रहा है। ब्योमकेश ने पूछा, मृत्यु के कारण की खोज में कुछ नया पता लगा? बीरेन बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं डॉक्टर के पास गया था। वैसे तो अपनी रिपोर्ट के बाहर वे कुछ कहने को तैयार नहीं, पर मुझे लगता है उनके पास एक थ्योरी है। उनका अनुमान है कि मृत्यु किसी अज्ञात जहर की गैस सूंघने से हृदयघात के कारण हो सकती है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, किंतु लगता है उनका विश्वास कुछ ऐसा ही है। ब्योमकेश ने एक क्षण सोचने के बाद कहा, क्या आपने उन्हें बताया कि मृत्यु चूल्हा सुलगाने के समय हुई? हाँ, ये बताया। मिनट और चिंतन के बाद ब्योमकेश ने कहा, चलिए यह तो ठीक है। और दूसरी तरफ क्या आपने डॉक्टर रुद्रा के बारे में पता किया? हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला कि वह व्यक्ति निहायत ही कमीना और पैसे के लिए खून चूसने वाला राक्षस है। और अब वह तो यह भी है कि अपने आविष्कार का प्रयोग करने के चक्कर में उसने टेटनस के अनेक रोगियों का सफाया तक कर दिया, लेकिन इस केस में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। यह सही है कि देव कुमार बाबू की लड़की और डॉक्टर रुद्रा के लड़के की बातचीत चल रही थी। डॉक्टर रुद्रा ने दहेज के 10,000 रुपये की मांग रखी थी, जिसे देव कुमार बाबू ने पैसा ना होने की वजह से ठुकरा दिया था। लेकिन डॉक्टर रुद्रा का लड़का एक होनहार युवक है। उसने अपने पिता का विरोध किया और इसको लेकर पिता से उसका झगड़ा भी हुआ। इसी बीच यह दुर्घटना भी हो गई और रेखा एकाएक मर गई। उसके बाद से मुझे पता लगा कि लड़के ने घर छोड़ दिया। उसका विश्वास है कि रेखा की मौत के लिए उसके पिता अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। मनमत के घर छोड़ देने की खबर नहीं थी। शेष बातें हमारे लिए नई नहीं थी। जब वीरेन बाबू चुप हो गए तो ब्योमकेश ने पूछा, आपने कहा था कि देव कुमार बाबू की आर्थिक स्थिति के बारे में पता करेंगे, क्या कुछ पता किया? हाँ, पता किया। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोई उधार वगैरह नहीं है, पर 10 से 12,000 एक बार में शादी में लगाना उनके लिए संभव नहीं है। वे रुपये पैसों के मामले में ज़्यादा परवाह नहीं करते। दूसरे, व्यवहारिक भी कम है। हालांकि कॉलेज से 800 रुपये का अच्छा खासा वेतन मिलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेतन का बड़ा भाग बीमा कंपनी को प्रीमियम चुकाने में खर्च हो जाता है। उन्होंने जीवन बीमा कराया है, वह भी इतनी देर से
कि महीने का प्रीमियम भी एक बड़ी रकम हो जाती है। उसको चुकाने के बाद वेतन में ज़्यादा कुछ बच नहीं पाता है। ब्योमकेश ने आश्चर्य से पूछा, 50,000 रुपये? यह तो और क्या पॉलिसी उन्हीं के नाम पे है? उनके अकेले नहीं, संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम है। यह बीमा उन्होंने पिछले वर्ष ही करवाया है। उनकी दूसरी शादी है। यदि उन्हें एकाएक कुछ हो जाए तो उनकी बेचारी विधवा बेसहारा ना हो जाए। मेरे विचार से इसलिए उन्होंने संयुक्त बीमा करा है। बच्चों को इसमें से कोई भाग नहीं मिलेगा। अच्छा, और कुछ? और क्या, मैंने हाबुल पर भी नज़र रखने के लिए एक आदमी को लगा दिया, पर शायद उससे ही कुछ नया पता लग जाए। लड़का तो जैसे पागल हो गया। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। दिन भर सड़कों को नापता फिरता है। कभी कभी चुपचाप पार्क में बैठा रहता है और लगभग रोजाना आपके यहाँ एक चक्कर जरूर लगाता है। मैंने देखा एकाएक ब्योमकेश आलस्य छोड़कर चपल हो गया। इतने दिनों बाद उसकी आंखों में चमक देखकर मुझे लगा कि जरूर उसमें कोई नया आभास है। मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई। मैं समझा कि शायद वह कुछ बोलेगा, लेकिन ब्योमकेश अपने चेहरे पर प्रत्यक्षता कुछ प्रकट न करते हुए अपने पहले अंदाज में ही बोला, हाबुल को तो छोड़ दिया जाए। क्या आप लौट कर पुलिस थाने जाएंगे ना? अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको फ़ोन करूंगा। बीरेन बाबू को ब्योमकेश का व्यवहार थोड़ा अटपटा जरूर लगा, पर उन्होंने प्रकट नहीं किया और चले गए। उनके चले जाने के बाद ब्योमकेश तेज कदमों से कमरे में चक्कर लगाने लगा। उसकी आंखों में वह पुरानी चमक फिर कौंधने लगी। मैं पूछने ही जा रहा था कि उसने बीरेन बाबू को एकाएक क्यों इस प्रकार विदा कर दिया, तभी देखा कि वह रुक गया है। उसने कुर्सी से शॉल उठाते हुए कहा, चलो जरा घूम कर आते हैं, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। हम दोनों बाहर निकल गए। ब्योमकेश का बिना किसी उद्देश्य के घर से निकल जाना कोई नई बात नहीं थी। यह उसके व्यवहार में शामिल था। कोई काम न रहने पर चुपचाप कोने में बैठा रहना भी उसकी विशेषताओं में से एक था। उसके साथ रह रहकर मैं भी आलसी बन गया था और बाहर घूमने की अभिलाषा लगभग समाप्त हो गई थी। इसलिए मुझे खुशी हुई कि आखिरकार ब्योमकेश अपने गर्म मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए बाहर निकलने को तो तैयार हुआ, लेकिन जैसे तैसे हम चलने को तैयार हुए मेरी खुशी डूबने लगी। ब्योमकेश की चाल बहुत तेज थी। वह इतनी तेज चल रहा था कि रास्ते के लोगों से टकराने लगा। मैंने उसे थोड़ा आहिस्ता चलने को कहा, पर उस पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। उसकी चाल इतनी तेज थी कि भीड़ में कभी वह वृद्ध व्यक्ति के पांव पर चढ़ जाता तो कभी कॉलेज जाती कन्या से टकराते टकराते बचता, जैसे एक धुन में चला जा रहा कोई चक्रवात हो। मैंने कभी उसका यह पागलपन नहीं देखा। मैं समझ रहा था कि उसे जरूर कुछ ऐसा सूत्र मिला है जिसको पकड़ने की दौड़ में उसकी मानसिक श्रम की तेज रफ्तार के मुकाबले उसका शारीरिक श्रम पिछड़ता जा रहा है। लेकिन सड़क पर चलने वालों को कौन कहे। और इस तरह से लोगों की गालियां और कटाक्ष झेलते हुए हम कॉलेज स्क्वायर पहुंच गए। पूरा वातावरण कॉलेज के छात्र छात्राओं से अटा पड़ा था। उनकी हंसी, ऊंची आवाज़ों में बातें, नोक झोंक। मैं मौका देखकर ब्योमकेश को बाहों में पकड़कर एक कोने में ले गया। चौक के बीच देव कुमार बाबू आज शाम को पटना जाने वाले हैं ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वे नहीं जा सकते। उन्हें ब्योमकेश आगे भीड़ देखकर और तेजी से चलने लगा। मैंने देखा कि एक कॉर्नर के एक बेंच के पास लोगों की भीड़ जमा है। वे जोर जोर से बोले जा रहे हैं। जो लोग कुछ दूरी पर खड़े थे वे गर्दन झुकाकर उसी और जानना चाहते थे देख करके कि क्या हुआ। उनके चेहरों से लग रहा था कि वहाँ कोई असाधारण घटना घटी है। वहां पहुंचकर ब्योमकेश भीड़ में घुस गया। उसने पूछा, मामला क्या है? एक युवक ने उत्तर दिया, मुझे ठीक से पता नहीं, मेरे ख्याल से कोई बेंच पर बैठे बैठे मर गया। ब्योमकेश ने भीड़ में घुसकर रास्ता बनाया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। बेंच के पास पहुंचने के बाद हमने देखा एक युवक सिर नीचे किए हुए बैठा है, जैसे कि सो गया हो। उसका सिर सीने की ओर लटका था और पैर आगे की ओर थे। उसके होठों के बीच एक सिगरेट चिपकी हुई थी, पर उसे जलाया नहीं था। उसके बाएं हाथ की मुट्ठी में माचिस थी।
एक मेडिकल छात्र ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की और बोला सांस नहीं है, इसकी मृत्यु हो गई। शाम का झुटपुटा हो गया था और भीड़ में स्पष्ट कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। व्योमकेश ने मृत युवक की ठोड़ी को उठाकर चेहरा देखना चाहा, पर चेहरा देखते ही जैसे करंट लग गया। मेरा हृदय भी धक से रह गया। वह हाबुल था। जल्दी ही पुलिस आ गई। हमने देव कुमार बाबू का पता दे दिया और वहां से चल दिए। रास्ते में सड़क की रोशनी जल गई थी। तेज कदमों से लौटते वक्त व्योमकेश दहशत से त्रस्त आवाज में धीरे से बोला, किस्मत ने कितना भयंकर बदला लिया, कितना विभत्स मजाक है। मेरा मस्तिष्क बिल्कुल बुझ चुका था, लेकिन इस शोक के वातावरण में मैं केवल यही कामना कर रहा था कि यदि इस जीवन के परे भी कोई दुनिया है तो हाबुल की प्यारी बहन की आत्मा का मिलन अपने भाई की आत्मा से हो गया होगा। घर पहुंचकर व्योमकेश ने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर में मैंने उसको फ़ोन करते हुए सुना। करीब 1 घंटे बाद व्योमकेश अपने कमरे से निकला और थकी हुई आवाज़ में उसने पुतीराम से चाय लाने को कहा। उसके बाद वह सिर झुकाए सोचता रहा। मैंने भी उसे परेशान करना उचित नहीं समझा। 8:30 बजे वीरेन बाबू आ गए। व्योमकेश ने उनसे पूछा, आप वारंट लेकर आए हैं? वीरेन बाबू ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ मिनटों में हम लोग देव बाबू के घर के सामने खड़े थे। घर में मरघट जैसी शांति थी। कहीं कोई लाइट का चिन्ह नहीं था। केवल नीचे के कमरे में रोशनी हो रही थी। व्योमकेश ने दरवाजा खटखटाया। कोई उत्तर न मिले पर उसने दरवाजा ठेला तो वह खुल गया। हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया। छोटे से कमरे में एक सोफे पर देव कुमार बाबू चुपचाप बैठे थे। हमारे अंदर आने पर उन्होंने रक्त रंजित नेत्रों से हमें देखा और कुछ क्षण यूं ही देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर एक कटु मुस्कान उभर आई। सिर हिलाकर वे बड़बड़ाए, मेरी तमाम मेहनत, शोध का फल सब कुछ व्यर्थ ही रह गया। मैंने समुद्र मंथन किया और मिला क्या? जहर की हांडी। बीरेन बाबू ने आगे बढ़कर कहा, देव कुमार बाबू, हमारे पास आपके नाम का वारंट है। जैसे वे होश में आ गए। उन्होंने इंस्पेक्टर की वर्दी देखकर कहा, आप आ गए? अच्छा हुआ। मैं स्वयं पुलिस स्टेशन जाने की सोच रहा था। उन्होंने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर कहा, लीजिए हथकड़ी लगा दीजिए। वीरेन बाबू बोले, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कृपया करके पहले अपने खिलाफ चार्ज सुन लीजिए जो आप पर लगाए गए हैं, और फिर ऐसे दिखाया जैसे पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। किंतु देव अवस्था में चले गए। उन्होंने पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ढूंढने की कोशिश करते करते फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया, किस्मत और नहीं तो क्या। हाबुल ही क्यों वह माचिस का प्रयोग करेगा? मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया? मैं चाहता था कि रेखा की शानदार शादी करूं, मेरी खुद की एक बड़ी प्रयोगशाला हो, हाबुल को पढ़ने विदेश भेजूं। उसने पॉकेट से सिगार निकालकर होठों पर लगाया। व्योमकेश ने अपनी जेब से माचिस निकालकर उनके सिगार को सुलगा दिया। उसने कहा, देव कुमार बाबू, आपको वह मैच बॉक्स हमें दे देनी होगी। देव कुमार ने बाबू ने चौंक कर देखा। व्योमकेश बाबू, आप ही हैं? घबराइए नहीं, मैं अपने को नहीं मारूंगा। मैंने अपने बेटे बेटी को मार दिया। मैं तो अब चाहता हूँ कि मुझे अपराधी की तरह फांसी पर लटकाया जाए। व्योमकेश ने कहा, तो कृपया वह मैच बॉक्स दे दीजिए। देव कुमार बाबू ने अपनी जेब से मैच बॉक्स निकालकर सामने मेज पर रख दिया। यह रहा वह मैच बॉक्स, लेकिन खबरदार, यह एक खतरनाक चीज है। हर तीली में जहर लगा है। एक बार जलाई की गए बच नहीं सकते। व्योमकेश ने मैच बॉक्स उठाकर बीरेन बाबू को दिया। उन्होंने बड़ी सावधानी से अपनी पॉकेट में रख लिया। देव कुमार बाबू फिर बोलने लगे, क्या खूब आविष्कार है। एक बार के जलाने पर मौत, और किसी तरह कोई सबूत भी नहीं। यह आविष्कार आधुनिक युद्ध की परिभाषा को ही बदल डालता है। केवल जहर ही नहीं है, यह विनाश का सूत्र है। लेकिन सब कुछ डूब गया, और एक लंबा निश्वास छोड़कर वे पस्त हो गए। बहुत ही आहिस्ता से बीरेन बाबू ने बोले, देव कुमार बाबू, अब चलने का समय आ गया, चलिए। वे तपाक से उठ गए। कुछ संकोच करते हुए व्योमकेश ने पूछा, क्या आपकी पत्नी घर में मौजूद है? पत्नी? देव कुमार बाबू की आंखें क्रोध से भयानक हो गई। वे जोर से पागलों की तरह चिल्लाए, पत्नी? पत्नी? मेरी फांसी के बाद उसे ही मेरे बीमा की पूरी रकम मिलेगी। यही तो किस्मत का खेल है। आइए चलते हैं। टैक्सी बुलाई गई। व्योमकेश ने उन्हें टैक्सी में ले जाकर बैठाया। उनके बराबर बीरेन बाबू बैठे। जाने कहाँ से 2 सिपाही प्रकट होकर टैक्सी में बैठ गए। देव कुमार बाबू अंदर से चिल्लाए, व्योमकेश बाबू, आप चाहते थे ना मेरी रेखा की मौत के रहस्य आप सुलझाए? मैं आपका आभारी हूँ। हम लोग फुटपाथ पर खड़े रह गए और टैक्सी चली गई। 1 दिन तक व्योमकेश ने इस केस की चर्चा नहीं की। मैं उसकी मस्तिष्क की हालत समझ सकता था, इसलिए मैंने भी इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। पर तीसरे दिन शाम को अपने आप ही बोलने लगा,
अंग्रेजी में एक कहावत है, बदले की भावना घर आती है अड्डा जमाने के लिए। और यही देव कुमार बाबू के साथ हुआ। वे अपनी पत्नी की हत्या करने चाहते थे, लेकिन किस्मत देखिए, 2 बार उन्होंने अपना निशाना बनाया तो दोनों बार अपना बेटा बेटी खो बैठे, जो उन्हें अपने जीवन से भी ज्यादा प्यारे थे। यह विधि का विधान ही था कि देव कुमार बाबू अनजाने ही में एक असाधारण आविष्कार करने में सफल हो गए थे, जिसकी उन्होंने स्वयं कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन आर्थिक साधन के अभाव में वे उसका उचित प्रयोग नहीं कर पाए। ऐसे आविष्कार का कॉपीराइट बुक करने के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणिज्यिक मार्केट में इसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन युद्धोन्मुख देश जैसे जर्मनी, जापान अथवा फ्रांस आदि को इस आविष्कार की यदि भनक भी पड़ जाए, तो वे इस फार्मूले को लेकर अपनी प्रयोगशालाओं में शोध करके नरसंहार का हथियार बनाने में जुट जाएंगे, और आविष्कार करने वाले ना तो कुछ कर पाएगा और ना ही कोई लाभ होगा। इसलिए देव कुमार बाबू ने इसको अपने तक ही सीमित रखा था। इस जहर के विभिन्न प्रयोगों के लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान की जरूरत थी, और इसलिए उन्हें आर्थिक अनुदान चाहिए था। लेकिन आर्थिक सहायता का कोई यह प्रश्न नहीं था, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि इसके प्रयोग पर शोध करने के लिए उन्हें अपनी प्रयोगशाला चाहिए थी। उसके लिए पैसे का होना जरूरी था, और पैसे आते कहाँ से। इधर घर में उनका जीवन दुश्वार होता जा रहा था। उनकी पत्नी ने अपनी हरकतों से उनकी स्थिति को दयनीय बना दिया था। जो लोग मानसिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें घरेलू जीवन में अमन चैन की जरूरत होती है, किंतु उनके जीवन में इसका नितांत अभाव था। उनकी पत्नी की तुनक मिजाजी, रूखापन और बात बात पर रोने पीटने के व्यवहार ने देव कुमार बाबू के जीवन को बेजार कर दिया। स्वभाव से वे एक शांत पुरुष थे। एक शांतिपूर्ण जीवन में रहकर अपने वैज्ञानिक शोध में प्रगति करते रहने की चाह थी। अपने बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने बच्चों को कितना ख्याल रखा करते थे। उनकी दूसरी पत्नी ने यदि प्रयास किया होता तो वह भी उनके प्रेम की भागीदार बन सकती थी, किंतु उसकी प्रकृति का गठन ही दूसरा था। और नौबत यहाँ तक आ गई कि देव कुमार बाबू उसके चेहरे तक से नफरत करने लगे। साधारणतः कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या तब तक नहीं करना चाहेगा जब तक कि उसका बर्दाश्त का पैमाना भर नहीं जाता। देव कुमार बाबू का पैमाना भी भर चुका था, और यही वह समय था जब वह घातक जहर उनके हाथ लग गया। उन्होंने दिमाग से सोचा, यही मौका है, वह अपनी पत्नी को इसमें से हमेशा ही छुट्टी पा जाए। उन्होंने भीतर ही भीतर अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया, और तब उन्होंने बीमा कंपनी का वह विज्ञापन देखा जिसमें कहा गया है कि पति पत्नी संयुक्त रूप से जीवन का बीमा कर सकते हैं, और यदि दोनों में से कोई उस दौरान मर जाता है तो पूरी रकम दूसरे को मिल जाएगी। इसको पढ़कर उनके सभी इस प्रकार के संदेह दूर हो गए। ऐसा अवसर उन्हें कैसे फिर कहाँ मिलता। वे दोनों का संयुक्त बीमा करने के बाद अपने ही आविष्कार से उससे हमेशा की छुट्टी पा लेंगे। एक तीर से 2 निशान, पैसा भी मिलेगा और छुट्टी भी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। देव कुमार बाबू ने पहला काम बीमा करवाया, फिर अवसर की तलाश में समय गुजारने लगे। जल्दबाजी करने से बीमा कंपनी को संदेह का निमंत्रण देना था। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। अंततः उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों में अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दे देने का निर्णय लिया। जो जहर उन्होंने आविष्कृत किया था उसमें विस्फोटक तत्व थे। जब तक उन तत्वों को नहीं छेड़ा जाता वह सामान्य ही रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका संपर्क अग्नि से होगा, उसके विस्फोटक तत्वों से जहरीली गैस निकलेगी, जिसे मात्र सूंघ लेने पर तत्काल मृत्यु निश्चित है। अब देव कुमार बाबू ने अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक बहुत ही नायाब तरकीब निकाली। ऐसी तरकीब एक वैज्ञानिक के मस्तिष्क में ही पैदा हो सकती है। उन्होंने माचिस की कुछ तीलियों के मसालों पर इस जहर का लेप कर दिया। मैं नहीं कह सकता कि लेप चढ़ाने का तरीका उन्होंने क्या अपनाया होगा, किंतु इसका परिणाम यह निकला कि जो भी व्यक्ति उस तीली को माचिस पर रगड़ेगा तो गैस सूंघते ही तुरंत मर जाएगा। इन तीलियों को बना लेने के बाद देव कुमार बाबू ने दिल्ली में होने वाली साइंस कॉन्फ्रेंस में अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे जाने का दिन आ गया। उन्होंने प्रस्थान से पूर्व रेखा के कमरे में रखी माचिस की तीलियों में उस जहर की एक तीली को रख दिया और चले गए। उन्हें मालूम था कि उनकी पत्नी रोजाना लैंप जलाने के लिए माचिस जलाती है। इस माचिस का प्रयोग कहीं और नहीं होता। कल या कभी भी माचिस जलाने में वह तीली उसके हाथ लग ही जाएगी। उस समय देव कुमार बाबू बहुत देर दिल्ली में होंगे। कोई शक भी नहीं कर पाएगा कि वह उनका काम हो सकता है। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था, किंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेखा चूल्हा जलाने गई, वहां उसे माचिस नहीं मिली। माँ के कमरे से माचिस लेकर गई। माचिस जलाने को हुई, उसका हाथ उसी जहरीली तीली पर पड़ा और
देव कुमार बाबू ने दिल्ली से लौटकर जब यह विभत्स घटना देखी तो उनके हृदय में पत्नी के लिए नफरत की आग और तेज हो गई। वे गम में डूब गए। चूंकि उनकी बेटी मर चुकी थी, इसलिए अब उनकी पत्नी को मरना ही था। कुछ दिन और बीते, उन्होंने एक फिर जहरीली तीली को माचिस में रखा और पटना जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन विपदा ने देव कुमार बाबू के जाने के पहले ही अपना तांडव दिखा दिया। हाबुल को सिगरेट पीने की आदत थी। उसकी माचिस संभवतः खाली हो गई थी, इसलिए उसने अपनी माँ की माचिस से कुछ तीलियां निकालकर अपनी माचिस में रखी और घूमने निकल गया। और देव कुमार बाबू ने विज्ञान के महासमुद्र में मंथन कर बड़े यत्न से जो रत्न पाया था, उन्हें लगा कि उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होगी। उन्हें जरा भी संकेत ना मिला कि वास्तव में उनकी उपलब्धि इतनी जहरीली और विनाश घातक होगी। उनके द्वारा निर्मित जहर की चिंगारी उन सब को सुहा कर देगी जो उन्हें जीवन में प्यारा था। व्योमकेश ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। कुछ क्षण मौन रहकर मैंने ही पूछा, अच्छा यह बताओ, तुम्हें कब शक हुआ देव कुमार बाबू अपराधी हैं? जिस समय मुझे पता लगा कि उन्होंने 50,000 रुपये की बीमा पॉलिसी ली है। उससे पहले तो यह भी नहीं सोचा था कि रेखा की हत्या के पीछे कोई उद्देश्य भी हो सकता है, क्योंकि उसकी हत्या से किसी को क्या फायदा होना था। किसी के मार्ग में कोई बाधा भी नहीं पहुंचा रही है। और यह भी सोच ना पाए कि रेखा हत्यारे का लक्ष्य क्यों हो सकती है। लेकिन एक बहुत ही छोटा सा सूत्र मुझे अन्यंत्र मिल गया। जब रेखा के पोस्टमार्टम से कुछ तथ्य नहीं मिला तो मेरे सामने एक संभावना रह गई। वह थी जहर में रेखा की मृत्यु होना। उसकी जानकारी अभी तक वैज्ञानिक जगत को नहीं हो गई, अर्थात यह कोई नया आविष्कार है। तुम्हें याद है देव कुमार बाबू का दिल्ली का भाषण? उस समय हम लोगों ने उसे एक असफल वैज्ञानिक का प्रलाप कहकर मजाक बनाया था। हमें क्या पता था कि वह एक कर्मठ वैज्ञानिक की विलक्षण खोज का संकेत है। जो भी हो, सवाल यह है कि यह आविष्कार किसके हाथ हुआ। दृश्य में दो ही वैज्ञानिक हैं, पहले डॉक्टर रुद्रा और दूसरे देव कुमार। इसमें डॉक्टर रुद्रा चूंकि डॉक्टर हैं, इसलिए शक उन पर जाता है, क्योंकि किसी जहर के लिए उनकी पहुंच आसान है। दूसरे आविष्कार करता है देव कुमार बाबू, तो क्यों वे अपनी पुत्री को ही जहर देंगे? इसलिए शक डॉक्टर रुद्रा पर जाकर टिकता है। फिर भी मेरा मन इस धारणा पर स्थिर नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर रुद्रा एक नीच व्यक्ति थे, किंतु क्या वे केवल इसलिए रेखा की हत्या कर सकते थे क्योंकि उनके लिए उनका बेटा उनसे विमुख हो गया? और मान भी ले वे चाहते भी रहे हो, पर वे रेखा तक पहुंचे कैसे? वे किसी के घर में वह जहर कैसे ले जा सकते हैं? रेखा और मन्मथ आपस में मिला करते थे, छत पर एक दूसरे को छट्टियां फेंका करते थे। इसकी जानकारी डॉक्टर रुद्रा को कहाँ थी? दिमाग में किसी एक कोने में यही धारणा पल रही थी कि हत्या किसी जहरीली गैस से हुई है। जरा सोचो, रेखा के हाथ की उंगली में जली हुई तीली थी और दूसरी मिट्टी में माचिस की डिबिया। इसका सीधा अर्थ यह था कि मृत्यु उसके माचिस जलाते ही हुई है। यह मात्र इत्तेफाक हो सकता है या फिर माचिस के घिसने और उसके बाद की घटना का कोई लिंक हो सकता है। देव कुमार बाबू ने बहुत सतर्कता बरती थी। उन्होंने मैच बॉक्स में केवल एक ही जहरीली तीली रखी थी, जिससे कि यदि शेष तीलियों की जांच की जाए तो कोई सबूत ना मिल पाए। मैं जो माचिस लाया था उसमें मैंने अन्य तीलियों की जांच की तो कुछ नहीं मिला। हाबुल के केस में भी माचिस में केवल एक जहरीली तीली थी, लेकिन भाग्य की क्रूरता देखो, पहले ही तीली को उठाया और वही जहर की निकली। अजीत, तुम लेखक हो, तुम्हें इससे कुछ सीखने का कोई पाठ नहीं दिखाई देता? जिस दिन मनुष्य ने दूसरे के संहार के लिए जिन शस्त्रों का आविष्कार किया, उसी दिन उसने उन्हीं शस्त्रों द्वारा स्वयं के विनाश की इबारत भी लिख ली। जिस प्रकार दुनिया में चोरी छिपे जिन विनाशकारी शस्त्रों का आविष्कार किया जा रहा है, वही एक दिन पूरी मानव जाति का नाश कर देंगे, उस राक्षस की तरह जो ब्रह्मा की कल्पना से ही पैदा हो गया था, जैसे फ्रैंकस्टीन जो अपने ही जन्मदाता को खा गया। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? रात के अंधेरे में मैं व्योमकेश को ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन यह जरूर लगा कि उसके विचार वास्तव में आने वाले कल की भविष्यवाणी है।